हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू एसपी स्टडी पॉइंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का मॉडल सॉल्व पेपर, जो कि ऑब्जेक्टिव मोड में रहेगा। आज की इस क्लास के अंतर्गत दोस्तों हमने टॉप 100 एमसीक्यू प्रश्न चूज किए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद देगा। ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका इस बार एग्ज़ाम यानी सेकंड सेमेस्टर बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम एमसीक्यू मोड में होना है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आज मैं आपके पूरे यूनिट के टॉप 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ, जो आपको बहुत ही मदद देगा। अगर आज की ये वीडियो आप कंप्लीटली तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में ठीक यही प्रश्न पूछे जाएंगे जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर में जो आप लोग की केमिस्ट्री है उसका पेपर टाइटल है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये आप ध्यान रखेंगे एनईपी के अकॉर्डिंग, जिस प्रकार से आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर दिया सेमेस्टर वाइज पैटर्न के आधार पर, तो एनईपी के आधार में दोस्तों बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको 2 सेमेस्टर में एग्जाम देने थे। फर्स्ट सेमेस्टर का आप लोगों ने एग्जाम दिया जो कि केमिस्ट्री में था आपका फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। सेकंड सेमेस्टर में जो आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, जो आज मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ, वो है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ओके, तो अब आप सब लोग सिलेबस से सहमत हो चुके होंगे। इसका सिलेबस भी मैं बता चुका हूँ। आपकी संपूर्ण तैयारी इस समय ऑब्जेक्टिव टाइप की ही चलेगी, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं। जैसे कि मैं बात करूँ डीडीई यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र छात्राएँ हैं उनका एग्ज़ाम इस बार एमसीक्यू मोड में होगा। राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए 3 तारीख से आपकी परीक्षा संचालित है, 3 अप्रैल से दोस्तों। तो आप सभी लोग इस मॉडल पेपर को कम्प्लीटली तैयार करिए। लगभग 3 से 4 मॉडल पेपर और प्रत्येक यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ। जो भी छात्र छात्राएँ इस बार आजमगढ़ यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है, आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए बता दूं आपका भी एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव मोड में ही इस बार होगा, तो इसलिए आप अपनी तैयारी ऑब्जेक्टिव मोड में ही करिए। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और जो भी आपके चैनल पर जो भी छात्र छात्राएँ हमारे से यूट्यूब चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं और सभी लोग कमेंट के माध्यम से आंसर भी करते रहेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जो कि पूछा गया है पॉलीमर इन विच 2 और मोर केमिकली डिफरेंट मोनोमर पार्टिसिपेट आर कॉल्ड। यानी ऐसे पॉलीमर जो 2 या 2 से अधिक केमिकली डिफरेंट मोनोमर से पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन है कि ऐसे पॉलीमर जो 2 या 2 से अधिक केमिकली डिफरेंट मोनोमर से पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या कहा जाता है। क्या उन्हें एडिशनल पॉलीमराइजेशन कहा जाता है, या को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है, या फिर चैन पॉलीमराइजेशन कहा जाता है, या होमोजीनियस पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ऐसे पॉलीमर जो 2 या 2 से अधिक केमिकली डिफरेंट मोनोमर से पार्टिसिपेट करते हैं उनको को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलीमराइजेशन, को पॉलीमराइजेशन। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करने का प्रयास करूंगा और जो भी क्वेश्चंस हैं आपके उनको समझाने का भी मेरा प्रयास रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि नेचुरल रबर इज़ ए पॉलीमर ऑफ। जो नेचुरल रबर है वो किसका पॉलीमर है? नियोप्रेन का, आइसोप्रेन का, या फिर क्लोरोप्रेन का, या फिर ब्यूटेडाइन का। तो नेचुरल रबर पूछा गया है दोस्तों। नेचुरल रबर जो है वो आइसोप्रेन का पॉलीमर है। किसका? आइसोप्रेन का पॉलीमर है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेचुरल रबर पॉलीमर किसका है? ध्यान रखेंगे, नेचुरल रबर जो है वो पॉलीमर है किसका? आइसोप्रेन का। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट आर्टिफिशियल पॉलीमर। इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल पॉलीमर नहीं है? पहला है पॉलीएथिलीन। क्या पॉलीएथिलीन आर्टिफिशियल पॉलीमर है या नहीं? नेक्स्ट आपका है पीबीसी, और सी नंबर आपका पूछा गया नाइलॉन और सेलोफेन। इनमें से आपको बताना है कौन सा आर्टिफिशियल पॉलीमर नहीं है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑल ऑफ ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। ये है पॉलीएथिलीन।
पॉलीएथिलीन जो है ये एक प्रकार का आर्टिफिशियल पॉलीमर है। ऑप्शन बी है पीबीसी, ये भी आपका आर्टिफिशियल पॉलीमर है। और नायलॉन भी आपका आर्टिफिशियल पॉलीमर है। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेलोफेन जो है ये आपका सेलोफेन ये क्या है, ये आर्टिफिशियल पॉलीमर नहीं है। यहाँ पर आपका ये आंसर नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है विच एमंग द फॉलोइंग इज पॉलीमर, इनमें से कौन सा पॉलीमर है। एडिपिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोप्रेन, ऑप्शन सी दिया गया आइसोप्रेन और डी दिया गया टेफ्लॉन। तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलीमर है। पहला है आपका देखिए फर्स्ट ऑल ऑफ ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड जो है ये पॉलीमर नहीं है, ठीक है। एडिपिक एसिड पॉलीमर नहीं है, ये एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है क्लोरोप्रेन। क्लोरोप्रेन भी आपका क्या है दोस्तों, क्लोरोप्रेन ये भी पॉलीमर की श्रेणी में नहीं आता है, यानी बी नंबर आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आइसोप्रेन, तो आइसोप्रेन जो है ये भी आपका पॉलीमर नहीं है। टेफ्लॉन आपका पॉलीमर है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी टेफ्लॉन। ध्यान रखेंगे टेफ्लॉन पॉलीमर है। पीबीसी भी आपका पॉलीमर है, पॉलीएथिलीन भी, नायलॉन भी पॉलीमर है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो कि पूछा गया है, अगला प्रश्न द प्रोडक्ट ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, यानी कि इनमें से कौन सा एडिशन पॉलीमराइजेशन है, कंटेन करता है। कौन सा प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन का कौन सा प्रोडक्ट है। पीबीसी, नायलॉन या टेरिलीन या फिर पॉलीएमाइड। दोस्तों इस क्वेश्चन का 5वें नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीबीसी। पीबीसी जो है एक प्रकार का एडिशन पॉलीमराइजेशन का प्रोडक्ट है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी को ये क्लास समझ में आ रही है? प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करके बता दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, और कमेंट सेशन में आप सभी कमेंट करते रहेंगे। ओके, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है वो है एक्रोलिनेट्रिल फ्रॉम विच इज फॉलोइंग पॉलीमरेन, यानी इनमें से एक्रोलोनिट्रिल जो है वो कौन सा पॉलीमर को कंटेन करता है। क्या वो टेरिलीन को कंटेन करता है या ओरलॉन को या फिर पीबीसी को या फिर वैकेलाइट। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ओरिलेन। ओरिलेन को ये कंटेन करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टेफ्लॉन इज फॉर्मेड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ। टेफ्लॉन फॉर्मेट किया जाता है कौन से पॉलीमराइजेशन पर, मोनोफ्लोरोएथेन या फिर डाईफ्लोरोएथेन या फिर ट्राईफ्लोरोएथेन या फिर टेट्राफ्लोरोएथेन। तो टेफ्लॉन कब फॉर्मेट होगा, तो टेफ्लॉन हमें कैसे मिलता है, टेफ्लॉन हमें मिलता है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। जब हम टेफ्लॉन कब फॉर्मेट करेंगे, टेफ्लॉन इज फॉर्मेट बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्राफ्लोरोएथेन। ओके, यानी आंसर नंबर आपका डी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी सही होगा। इसके सफिक्स में ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है और कल मैं आपको सॉल्व कराऊंगा डीडीयू यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर 2022 का रहेगा। ओके, अगला प्रश्न है आपका जो कि पूछा गया टेरिलीन इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। टेरिलीन इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर। देखिए टेरिलीन जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमर है किसका, एथिलीन ग्लाइकॉल का, और किसका, बेंजोइक एसिड का या फिर पैथेलिक एसिड का या सैलिसिक एसिड या फिर टेट्रापैथेलिक एसिड। तो टेरिलीन जो है दोस्तों वो किसका, एक तो ये हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल का। पहला तो कंडेंसेशन पॉलीमर है किसका, एथिलीन ग्लाइकॉल का, और दूसरा जो है वो है, दूसरा किसका है दोस्तों, टेट्रापैथेलिक एसिड। किसका, टेट्रापैथेलिक एसिड। तो ये हो जाएगा इसमें, इसका जो सही आंसर होगा टेरिलीन इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेट्रापैथेलिक एसिड। ओके, तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे आप, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा, सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। आपका अगला प्रश्न है which among of the following compound is used in
सिंथेसिस ऑफ नाइलॉन 66, इनमें से कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है नाइलॉन 66 के सिंथेसिस में, यानी कि नाइलॉन 66 के सिंथेसिस में कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है? क्या वो बेंजोइक एसिड है, या एडिपिक एसिड है, या सैलिसिलिक एसिड है, या पैथेलिक एसिड है? तो दोस्तों इनमें से नाइलॉन 66 के सिंथेसिस में एडिपिक एसिड यूज किया जाता है। कौन सा एसिड? एडिपिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर है? पॉलीएथीन, ध्यान रखेंगे, पीबीसी, ऑरलॉन या टेरिलीन। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो कंडेंसेशन पॉलीमर आपका टेरिलीन हो जाएगा। टेरिलीन जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमर है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही है। अगर बात करें पीबीसी तो ये क्या है? ये एडिशन पॉलीमर है, ध्यान रखेंगे। ओके, टेरिलीन आपका कंडेंसेशन पॉलीमर है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला प्रश्न दिया गया है व्हिच एमंग ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज फॉर्मेड बाय द पॉलीएमाइड। इनमें से कौन सा फाइबर फॉर्मेड होता है पॉलीएमाइड से, यानी कौन सा फाइबर पॉलीएमाइड से प्राप्त होता है? पहला आपका दिया गया डेक्रॉन, ऑरलॉन, नाइलॉन या रेयॉन। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो फाइबर, कौन सा फाइबर? तो दोस्तों इनमें से जो नाइलॉन है वो पॉलीएमाइड से प्राप्त होता है। नाइलॉन जो है वो किससे प्राप्त होता है? पॉलीएमाइड से प्राप्त होता है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है व्हिच मटेरियल इज यूज एज द नॉन स्टिकी मटेरियल इन किचन यूटेंसिल्स। देखिए इनमें से पूछा गया है कि कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है नॉन स्टिकी मटेरियल के लिए किचन यूटेंसिल्स के लिए। तो यहाँ पर जो यूज किया जाता है दोस्तों वो कौन सा यूज किया जाता है? वो यूज किया जाता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन यूज किया जाता है नॉन स्टिकी मटेरियल के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सभी लोग इन प्रश्नों को तैयार करते रहेंगे, ठीक यही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, तो लास्ट तक आप सभी लोग इस वीडियो में बने रहिएगा और कंप्लीटली आज मैं आपके एमसीक्यू करा दूंगा मॉडल सॉल्व पेपर। अगला प्रश्न है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज नाइलॉन 66 इज। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज नाइलॉन 66, यानी इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो नाइलॉन 66 में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, या फिर नन ऑफ दीज, या वंडर वाल फोर्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स इन नाइलॉन 66 आर, ये हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स तो नाइलॉन 66 में इंक्लूड है, फोर्स इन नाइलॉन 66 पे, लेकिन इसके साथ और क्या रहेगा? यानी कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसमें इंक्लूड रहेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसा होता तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स वंडरवाल फोर्स के लिए, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के लिए हो जाता। तो ये तो तीनों एक ही है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो वंडरवाल्स के टाइप्स तो ही है, ठीक है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कितने प्रकार के हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के दो प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला तो आपका है इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर वंडरवाल के सापेक्ष में पूछा जाता, देखिए ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट भी है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज नाइलॉन 66 आर। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नाइलॉन 66 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रकार हैं। दो प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। पहला कौन है? इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर, अंतराणुक और अंतराणुक, ठीक है, अंतराणुक दो प्रकार के हैं। अगर यहीं पर क्वेश्चन होता कि वांडरवाल फोर्स या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता तो वांडरवाल फोर्स पर आप टिक करते। इसीलिए ध्यान रख करके इसको आप टिक करेंगे। कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। ओके, अगला प्रश्न देखिए, टेरिलीन पूछा गया। टेरिलीन इज ए
टेरिलीन क्या है? पॉलीएमाइड है या पॉलीएस्टर है या पॉलीस्टीरीन है या पॉलीसाइक्रोनाइट्रिसिल है? तो आप बताएंगे क्या है भैया। जो आपका टेरिलीन है वो पॉलीएमाइड है या पॉलीएस्टर? तो ध्यान रखेंगे टेरिलीन जो है वो क्या है? पॉलीएस्टर है। एक प्रकार का टेरिलीन जो है वो पॉलीएस्टर है। आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। टेरिलीन इज ए पॉलीएस्टर, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? इनमें से कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? पीबीसी, पीबीए, बैकेलाइट या नन ऑफ दीज? तो दोस्तों जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो बैकेलाइट है। बैकेलाइट क्या है? एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसको आप ध्यान रखेंगे कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है एक प्रकार, बैकेलाइट जो है एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपका है द कैटालिस्ट यूज द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएथीन देन द जिगलर-नाटा मेथड इज? यानी कि कौन सा कैटालिस्ट, उत्प्रेरक, कैटालिस्ट मतलब क्या होता है? उत्प्रेरक। इनमें से कौन सा कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक यूज किया जाता है किसके? फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएथीन। पॉलीएथीन के फॉर्मेशन में कौन सा कैटालिस्ट यूज किया जाता है जिगलर-नाटा मेथड में? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सभी लोग बताएंगे और कुछ बच्चे तो कंफ्यूज ही होंगे क्योंकि ये थोड़ा सा केमिकल रिएक्शंस हैं। तो केमिकल रिएक्शंस में आपको ध्यान रखना है जिगलर-नाटा कैटालिस्ट के लिए दोस्तों TiCl3 प्लस CH3 का होल थ्राइस Al यूज़ किया जाता है। ध्यान रखेंगे कौन सा? TiCl3 प्लस CH3 का होल थ्राइस Al, ये एक प्रकार का कैटालिस्ट है जो कि पॉलीएथिलीन के फॉर्मेशन में जिगलर-नाटा मेथड में एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पॉलीमर फॉर्मेड बाय द रिएक्शन between द डाईमेथिल टेट्रापेंथालेट एंड एथिलीन ग्लाइकॉल इस? पॉलीमर यानी कि वो कौन सा पॉलीमर है? पॉलीमर फॉर्मेट वो कौन सा पॉलीमर प्राप्त होगा? रिएक्शन बिटवीन किसके? डाईमेथिल टेट्रापेथिलीन और एथिलीन ग्लाइकॉल। जब डाईमेथिल टेट्रापेथिलेट और एथिलीन ग्लाइकॉल का रिएक्शन होगा तो हमें कौन सा पॉलीमर प्राप्त होगा? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें हमें जो प्राप्त होगा दोस्तों वो कौन सा प्राप्त होगा? हमें डेक्रॉन प्राप्त होगा। कौन सा? डेक्रॉन पॉलीमर हमें प्राप्त होगा जब हम डाईमेथिल टेट्रापेथिलेट और एथिलीन ग्लाइकॉल का रिएक्शन करवाएंगे, तब हमें क्या प्राप्त होगा? डेक्रॉन पॉलीमर प्राप्त होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न दिया गया है which among of the following is an example of wet dye? इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है वेट डाई का? ध्यान रखेंगे वेट डाई पूछी गई है। इनमें से कौन सा एक वेट डाई है? ऑप्शन ए दिया गया है इंडिगो, ऑप्शन बी है मैलेकाइट ग्रीन, सी दिया गया एलिजरीन और ऑप्शन डी दिया गया एजोडाई। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि कौन सा वेट डाई का एग्जाम्पल है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों वेट डाई का जो एग्जाम्पल है वह है इंडिगो एक प्रकार का वेट डाई है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पैथिलीन डाई इनमें से कौन सा एक पैथिलीन डाई है? पहला ऑप्शन है फिनेलोक्थिलीन, मैलेकाइट ग्रीन, एलिजरीन या फिर दिया गया है एंथ्राक्यूनोन। तो इनमें से कौन सा आपका पैथिलीन डाई है? पैथिलीन डाई इनमें से कौन सा है? तो पैथिलीन डाई जो है वो आपका है दोस्तों फिनेलोप्थीन जो है
वो क्या है आपका एक प्रकार का पेंसिलिन डाई है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है और इस क्वेश्चन का हो जाएगा इंडिगो, यानी दोनों क्वेश्चन का ए नंबर सही है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कौन सा प्रश्न है यहाँ पर है, ट्राइफेनिल ऑर्थोमेथेन डाइईस, ट्राइफेनिल ऑर्थोमेथेन डाइईस, इनमें से कौन सा ट्राइफेनिल ऑर्थोमेथिलीन डाई है। ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है मेट्रियस येलो मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन सी है इंडिगो और डी दिया गया है मैलेकाइट ग्रीन। तो इनमें से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैलेकाइट ग्रीन, यानी कि ट्राइफेनिल ऑर्थोमेथेन डाई जो है वो मैलेकाइट ग्रीन है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी नंबर सही हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी मैलेकाइट ग्रीन आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला प्रश्न है एन एडिपिक डाई इस, इनमें से कौन सा एक एडिपिक डाई है। एडिपिक डाई पूछी गई है, कौन सा एडिपिक डाई है। यहाँ पर है कांगो रेड, मेथिल ऑरेंज, या फिर है मार्टिनेस येलो या मैलेकाइट ग्रीन। तो इनमें कौन सा आपका पूछा गया है एसिडिक डाई कौन सी है। तो एसिडिक डाई जो है कांगो रेड आपकी एक प्रकार की एसिडिक डाई के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कांगो रेड एक प्रकार का क्या है, एसिडिक डाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है ए डाई एब्जॉर्ब वेवलेंथ ऑफ लाइट एसोसिएटेड विथ ब्लू कलर इट विल सीम, एक डाई है जो एब्जॉर्ब करती है वेवलेंथ ऑफ लाइट की, यानी कि एक डाई क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो एसोसिएटेड करती है ब्लू कलर, जो ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करती है, वो किस प्रकार से दिखेगी, ब्लू, रेड, ग्रीन या फिर येलो। तो ये येलो कलर दिखेगी, कौन सी कलर, येलो कलर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है विथ विच मेटल नॉन एलिजीन विल गिव रेड कलर टू द फैब्रिक, विच, इनमें से दिया गया है विथ विच मेटल, किस मेटल के साथ में जो आयन एलिजीन है वो देता है हमें रेड कलर, किस आयन के साथ में, आयन किस, विच मेटल आयन, यानी इनमें से कौन से मेटल आयन के साथ एलिजीन हमें रेड कलर देता है फैब्रिक के साथ। तो कौन सा है इसमें भैया बताइए आप सब, कौन सा मेटल आयन एलिजीन, कौन सा मेटल आयन, विच मेटल आयन एलिजीन विल गिव रेड कलर, यानी कौन सा हमें रेड कलर देता है फैब्रिक में। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया गया Fe3+, ऑप्शन बी है Cr3+, सी आंसर दिया गया है Al3+ और Ba2+ दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा Fe3+। Fe3+ जो है वो देता है मेटल आयन एलिजीन विल गिव रेड कलर टू फैब्रिक। ओके, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है इन द एप्लीकेशन ऑफ द मॉडरेट डाई, इन द एप्लीकेशन ऑफ मॉडरेट डाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड, यानी मॉडरेट डाई के लिए इनमें से कौन सा रिक्वायर्ड चाहिए, एसिड चाहिए या मेटल आयन चाहिए या फिनोल या फिर बेंजीन। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि पूछा क्या जा रहा है। इन द एप्लीकेशन ऑफ मॉडरेट डाई के एप्लीकेशन के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड, इनमें से किसकी आवश्यकता होती है, एसिड की, मेटल आयन की या फिनोल की या फिर बेंजीन की। तो इनमें से जो आपकी आवश्यकता होती है वो मेटल आयन की आवश्यकता होती है। इन द एप्लीकेशन ऑफ मॉडरेट डाई विच इज फॉलोइंग रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड होती है मेटल आयन की। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो पूछा गया है कि विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एजोडाई, इनमें से कौन सा एजोडाई है, ऑरेंज फर्स्ट, मैलेकाइट ग्रीन, इंडिगो या एलिजरीन। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एजोडाई का एग्जाम्पल है या एजोडाई है। तो एजोडाई जो है दोस्तों वो कौन सा है आपका, ऑरेंज फर्स्ट जो है एक प्रकार का क्या है,
एजोडाई है। आंसर नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपका है विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत स्टेटमेंट आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, इस टाइप से 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे जिनमें से आपको बताना रहेगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि रॉन्ग पूछ रहा है या फिर राइट पूछ रहा है, तो उसी में वो गलत कर देते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, पहला ऑप्शन दिया गया ऑल डाई आर कलरलेस, क्या सभी जो डाई हैं वो कलरलेस होते हैं, तो इनमें से आपको गलत बताना है। तो ऑल डाई आर कलर्ड, कलरलेस नहीं होते हैं, सभी प्रकार के जो डाई हैं वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं, ये आपका सही है। बी है गलत ढूंढना है आपको, बी ऑप्शन दिया गया एवरी कलर्ड कंपाउंड इज नॉट ए डाई, प्रत्येक कलर्ड कंपाउंड यानी कि जो सभी कंपाउंड हैं, प्रत्येक जो कंपाउंड है वो कलर्ड हैं, क्या वो एक डाई नहीं है, तो बिल्कुल सही है कि सभी कंपाउंड तो डाई नहीं हो सकते हैं, कुछ ही कंपाउंड ऐसे हैं जो कलर्ड कंपाउंड जो डाई रहेंगे, तो ये आपका सही है। अगला प्रश्न है डाई आर अनएफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक चेंज, डाई आर अनएफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक चेंज, क्या जो डाई है वो अनएफेक्टेड होगा जब एटमॉस्फेरिक चेंज होगा, ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। डाई जो है अनएफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक चेंज, ये आपका रॉन्ग क्वेश्चन है। डी है डाई आर द इनसॉल्युबल इनटू वाटर, ये भी आपका सही है, डाई जो होते हैं वो इनसॉल्युबल यानी कि अघुलनशील हैं पानी में, ठीक है, तो आपको गलत ढूंढना था, तो गलत ऑप्शन कौन सा मिला आपको, आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मिला जो कि गलत स्टेटमेंट है, बाकी सभी स्टेटमेंट सही है। ओके, अगला प्रश्न देखिए जो कि पूछा गया है आपसे कि विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एजोडाई, इनमें से कौन सा एजोडाई नहीं है। पहला बिस्मार्क ब्राउन, मेथिल ऑरेंज, मेथिल रेड या मैलेकाइट ग्रीन, तो इनमें से एजोडाई नहीं है। पहला आप देखिए बिस्मार्क दिया गया, बिस्मार्क ब्राउन, बिस्मार्क ब्राउन जो है ये बूट पॉलिश के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो ये आपका एक प्रकार का एजोडाई है। बी नंबर दिया है मेथिल ऑरेंज, ये भी आपका एजोडाई है। ऑप्शन सी है मेथिल रेड, ये भी आपका एजोडाई है, लेकिन मैलेकाइट ग्रीन जो है वो एजोडाई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, मैलेकाइट ग्रीन इज नॉट एन एजोडाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है द केस ऑफ कलर इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ड्यू टू, केस ऑफ कलर इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ड्यू टू, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कलर का कारण किसके कारण होता है, क्रोमोफेर के या एक्सोक्रोम के या फिर रिजोनेंस यानी अनुनाद या फिर ए एंड सी दोनों के कारण। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग करेंगे, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप सभी लोग कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कलर का केस होता है वो किसके कारण होता है। तो ये होता है दोस्तों किसके कारण, ये आपका होता है क्रोमोफेर और रिजोनेंस, क्रोमोफेर और रिजोनेंस के कारण होता है, यानी ए और सी आपका दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। इस प्रकार से आप डी नंबर टिक करेंगे, ठीक है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कलर का केस होता है यानी कलर्ड कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ड्यू टू द केस ऑफ कलर, केस ऑफ कलर किसमें, इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यू टू क्रोमोफेर एंड रिजोनेंस। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है विच डाई इज यूज टू प्रिपरेशन ऑफ बूट पॉलिश, इनमें से कौन सी डाई का प्रयोग बूट पॉलिश के लिए किया जाता है, बूट पॉलिश के निर्माण में कौन सी डाई का उपयोग किया जाता है। तो बिस्मार्क ब्राउन, ध्यान रखेंगे कौन सी डाई, बिस्मार्क ब्राउन का उपयोग किया जाता है किसके लिए, बूट पॉलिश के निर्माण में। ओके, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सभी लोग को वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, जितने भी छात्र छात्राएँ हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं जुड़ चुके हमारे साथ,
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है आपसे कि जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन है वो एक एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? कंडेंसेशन पॉलीमर का, या फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमर का, या कंडेंसेशन एज वेल एज एडिशन पॉलीमर, या एडिशन पॉलीमराइजेशन का। तो ध्यान रखेंगे, पूछा गया है जिगलर नाटा पॉलीमर्स। ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग करेंगे जल्दी से, सभी का आंसर आना चाहिए। जिगलर नाटा कैटालिस्ट, जो जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन है, ठीक है, वो एग्जाम्पल किसका है? कंडेंसेशन पॉलीमर का, या फिर फ्री रेडिकल्स एडिशन पॉलीमर का, या कंडेंसेशन और एडिशन दोनों, या फिर एडिशन पॉलीमर। तो ध्यान रखेंगे जो जिगलर नाटा कैटालिस्ट है, ओके, आपका जो ये प्रश्न है, जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन इज एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर। किसका? एडिशन पॉलीमर का एक एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन 2022 सत्र में डीडीयू यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है और वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में भी आया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे, एडिशन पॉलीमराइजेशन आपका यहाँ पर सही आंसर रहेगा। ओके, डी नंबर प्रश्न आपका सही होगा। जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पॉलीमर हैज़ द स्ट्रॉन्गर इंटर पार्टिकल्स फोर्स। इनमें से कौन सा पॉलीमर स्ट्रॉन्गर है, यानी मजबूत है इंटर पार्टिकल्स फोर्स के लिए? पहला है इलास्टोमर्स, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है थर्मोसेटिंग पॉलीमर, फाइबर, या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाइबर्स। क्या हो जाएगा? फाइबर्स। फाइबर जो है वो स्ट्रॉन्गर इंटर पार्टिकल फोर्स है, एक प्रकार का स्ट्रॉन्गर इंटर पार्टिकल फोर्स है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यानी फाइबर आपका यहाँ पर सही आंसर रह जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, सही आंसर क्या हो जाएगा? फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टेरिलीन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी टेरिलीन के सफिक्स में कौन सा स्टेटमेंट यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका गलत है? पहला दिया गया स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, दूसरा है सिंथेटिक फाइबर, सी है कंडेंसेशन ऑन पॉलीमर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इनमें से दोस्तों बताना है नॉट करेक्ट, यानी सही नहीं है। तो पहला स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, तो रिगार्डिंग टेरिलीन के सफिक्स में टेरिलीन स्टेप ग्रोथ पॉलीमर का जो है वो क्या करता है? संग्रहण करता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। ऑप्शन बी है सिंथेटिक फाइबर, तो टेरिलीन एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर भी कंटेन करता है, तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है। ऑप्शन सी है कंडेंसेशन पॉलीमर और ऑन पॉलीमर, तो ये भी आपका सही है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ये आपका अलग हो जाएगा, ये रिगार्डिंग टेरिलीन के सापेक्ष में गलत है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, यानी ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न है द राइट पोसिंग पॉलीमर्स चैन इन द थर्मोसेटिंग एंड होल्ड टुगेदर टू सेकेंडरी फोर्स, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, या नन ऑफ दिस। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए नंबर, सेकेंडरी फोर्स इज करेक्ट आंसर। ओके, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है वो क्या है? एल्किल सैलिसिलेट, या फिर ऑर्गेनो सैलिसिनो पॉलीमर, या फिर हेलोसेलिसेस, या फिर सिलिकॉन एलिमेंट। तो सिलिकॉन्स जो हैं, सिलिकॉन्स क्या है? तो एक प्रकार का ये है ऑर्गेनो सैलिसिनोन पॉलीमर। सिलिकॉन्स आर ऑर्गेनो सैलिसिकोन पॉलीमर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सिलिकॉन के सफिक्स में। ओके, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार के क्वेश्चंस आ चुके हैं और इस बार आने की संभावना है। अगला प्रश्न आपका है कि सैलिसिकोन्स आर इनर्ट
टू, सेल्सिकोन्स आर इनर्ट टू, सेल्सिकोन्स जो हैं वो किसके लिए अक्रिय हैं, वीक एसिड के लिए, वीक बेस के लिए, साल्ट सॉल्यूशन के लिए, या फिर ऑल ऑफ एबव के लिए। तो सेल्सिकोन्स जो हैं वो किसके लिए अक्रिय हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सभी के लिए अक्रिय है। एक वीक एसिड के लिए भी अक्रिय है, वीक बेस के लिए भी अक्रिय है, और साल्ट सॉल्यूशन के लिए। ठीक इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेल्सिकोन आर इनर्ट टू ऑल ऑफ दीज, यानी वीक एसिड, वीक बेस और साल्ट सॉल्यूशन। ओके, अगला प्रश्न है स्ट्रक्चर ऑफ सेल्सिकोन इस, सेल्सिकोन का एक स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर होता है, साइक्लिक होता है, क्रॉस लिंक्ड, या ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो सेल्सिकोन्स का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, वो लीनियर भी होता है, साइक्लिक भी होता है और क्रॉस लिंक्ड भी होता है। ठीक है, ये अलग अलग फॉर्मेट में ये तीनों प्रकार देते हैं, यानी लीनियर, साइक्लिक, क्रॉस लिंक्ड। ओके, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, डी नंबर आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सिलिकॉन का जनरल फार्मूला पूछा गया है, जनरल फार्मूला ऑफ सिलिकॉन इज, तो सिलिकॉन का जो जनरल फार्मूला है दोस्तों वो है RnSiO 4 - n/2m। ओके, यानी कि आपका जो सही आंसर है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सिलिकॉन का अगर फार्मूला पूछा जाए तो आप लिखेंगे RnSiO 4 - n/2 और इनको ब्रैकेट में करके आपका यहाँ पर हो जाएगा n। ओके, ए नंबर आपका यहाँ पर सही है। रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ सिलिकॉन इस, रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन का इंटरमीडिएट रिएक्शन क्या होगा, R3SiCl, R2SiCl2, RSiCl3, या ऑल ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि सिलिकॉन के ये सभी इंटरमीडिएट रिएक्शन हैं, इन सभी से सिलिकॉन का रिएक्शन होता है, तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर R3SiCl मिल जाए तब भी, R2 यानी 2 एल्किल समूह हो और SiCl2 हो तब भी आपका ये इंटरमीडिएट रिएक्शन सिलिकॉन के साथ करेगा, RiSCl3 तो भी ये रिएक्शन करेगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक, यही प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होगा इस बार, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, R3, R और R2, ठीक है, और क्लोरीन क्या रहेगा, क्लोरीन घटते क्रम में, पहले तो होगा Cl फिर C2, बढ़ते क्रम में जाएगा, उनका क्रम बढ़ जाएगा और एल्किल समूह का क्रम घट जाएगा, ध्यान रखेंगे। ओके, अगला प्रश्न है विच इज यूज टू द सेलिंग ऑफ जॉइंट ऑफ जेट एयरक्राफ्ट, यानी कि जो सीलिंग यूज की जाती है इनमें से कौन सी की सीलिंग के लिए, विच ऑफ द यूज इन सीलिंग टू जॉइंट ऑफ जेट एयरक्राफ्ट, जो जेट एयरक्राफ्ट है उसकी जॉइंट को जोड़ने के लिए कौन सी सीलिंग, उसकी सीलिंग को जोड़ने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का या सिलिकॉन फ्लड का या सिलिकॉन रबर का या सिलिकॉन रेजन। तो सिलिकॉन किसका प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन रबर का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, सीलिंग ऑफ जॉइंट, सीलिंग ऑफ जॉइंट ऑफ जेट एयरक्राफ्ट, जेट एयरक्राफ्ट के सीलिंग को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन रबर का प्रयोग किया जाता है, किसका, सिलिकॉन रबर। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला प्रश्न है जो कि पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज टेम्परेचर। सबसे पहले तो इसी को चेक करते हैं कि क्या ये सही है, कौन सा सत्य नहीं है। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर विथ इंक्रीजेस इन टेम्परेचर, तो ये सही है। जब हम कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की सेमीकंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया प्योर आयनिक सॉलिड आर इंसुलेटर, जो प्योर आयनिक सॉलिड हैं वो इंसुलेटर हैं, तो बिल्कुल सही है, जो प्योर आयनिक इंसुलेटर हैं, सॉलिड हैं, वो क्या है, एक इंसुलेटर है। सी नंबर है NaCl इज ए डायामैग्नेटिक कंपाउंड,
तो बिल्कुल जो NaCl है, ठीक है, NaCl वो क्या है, एक प्रकार का डायामैग्नेटिक कंपाउंड है। TiO2 इसे पैरामैग्नेटिक कंपाउंड, क्या ये सत्य है? तो बिल्कुल ये सत्य है, यही आपका गलत है। TiO2 एक प्रकार का पैरामैग्नेटिक कंपाउंड नहीं है, ये एक प्रकार के फेरोमैग्नीशियम कंपाउंड है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है, TiO2 इज नॉट पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। NaCl क्या है, ये आपका डायमैग्नेटिक कंपाउंड है, और TiO2 क्या है, ये फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड है। प्योर आयनिक सॉलिड क्या है, एक प्रकार का इंसुलेटर है। तो ये सही है, यहाँ पर गलत आपका डी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, यही आपका रॉन्ग है। अगला प्रश्न देखिए, द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर ब्रैग इक्वेशन इज, ब्रैग का इक्वेशन, द करेक्ट एक्सप्रेशन ब्रैग के इक्वेशन के लिए इनमें से कौन सा इक्वेशन सही है? पहला दिया गया लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, ऑप्शन बी दिया गया एन लैम्डा इक्वल टू डी साइन थीटा, ऑप्शन सी है लैम्डा इक्वल टू डी साइन थीटा, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो यहाँ पर ब्रैग इक्वेशन के लिए कौन सा एक्सप्रेशन सही है? तो ये हो जाएगा एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी नंबर, हाँ माफ करिएगा, डी नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, ध्यान रखेंगे, ब्रैग का इक्वेशन भी पूछा जाएगा। ओके, बी नंबर, यहाँ पर डी नंबर है एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, ये क्या है, ब्रैग का इक्वेशन। ओके, अगला प्रश्न है, इन ZnS जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर द परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉलेट कंपाउंड बाई Zn2 प्लस आयन इस। इन ZnS स्ट्रक्चर में परसेंटेज पूछा गया है टेट्राहेड्रल वॉलेट ऑक्यूपाइड ऑफ Zn2 प्लस आयन इस, कितना परसेंट? तो यहाँ पर जो यूज़ होगा वो लगभग कितना परसेंट यूज किया जाएगा? वो 50%। इसमें से ZnS स्ट्रक्चर इन द परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉलेट ऑक्यूपाइड टू Zn2 प्लस आयन इज 50%। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है, 50% यूज़ किया जाएगा Zn जिंक स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, परसेंटेज टेट्राहेड्रल वॉलेट का Zn+2 का जो यूज़ किया जाएगा वो कितना? 50%। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेल, इनमें से कौन सा यूनिट सेल हैव ऑल देयर सॉलिड इक्वल टू, दैट इज द इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है, ये क्वेश्चन सही है, पूछा गया है कि यूनिट सेल इनमें से कौन सी यूनिट सेल के पास ऑल दियर इक्वल, यानी कि कौन सी यूनिट सेल के पास सभी साइड जो हैं वो इक्वल होते हैं, जैसे कि ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी। क्या वो टेट्रागोनल के लिए, या क्यूबिक, या आर्थोम्बिक, या फिर यहाँ पर है राइमोहेड्रल के लिए? तो कौन सा इसमें से सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेल हैज़ ऑल दियर साइड इक्वल टू, दैट इज ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका पहला तो हो जाएगा बी वाला क्यूबिक, और दूसरा है आर्थोम्बिक। बी और माफ करिएगा, बी और डी सही होगा, क्योंकि क्यूबिक और रेहम्बोहेड्रल जो है ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है, बी नंबर आपका क्यूबिक और रेहम्बोहेड्रल दोनों आपका सही है। क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल में आपका बी नंबर और डी नंबर दोनों सही आंसर है। अगर आपसे केवल क्यूबिक पूछा जाएगा, टेट्रागोनल क्यूबिक, तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? क्यूबिक। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इसमें आपका हो जाएगा पहला हो जाएगा कौन सा? क्यूबिक, और दूसरा हो जाएगा रेहम्बोहेड्रल के लिए। आपका दोनों आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेल, इनमें से कौन सा यूनिट सेल आर नॉट पॉसिबल फॉर मोनोक्लिनिक क्रिस्टल, इनमें से कौन सा यूनिट सेल पॉसिबल नहीं है मोनोक्लिनिक क्रिस्टल के लिए? परमिटिव, इंड सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, या बॉडी सेंटर्ड? ठीक है, कौन सा पॉसिबल नहीं है मोनोक्लिनिक क्रिस्टल के लिए? पहला है परमिटिव, इंड सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। कौन सा? दोनों ऑप्शन सही होंगे आपके, सी नंबर और बी डी नंबर।
फेस सेंटर्ड, FCC और BCC। ध्यान रखेंगे दोनों आपका इसमें सही आंसर है, C और D नंबर। ओके, किसके लिए, एक बार क्वेश्चन में पुनः रिपीट करूंगा क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा यूनिट सेल इज यूज नॉट पॉसिबल फॉर मोनोक्लिनिक क्रिस्टल। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल के लिए इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है, यूनिट सेल पॉसिबल नहीं है। तो फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड पॉसिबल नहीं है, बाकी परमिटिव और इंडी सेंटर्ड ये पॉसिबल है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ n प्लस इन Na2O। यहाँ पर पूछा गया है कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है Na+ का, किसमें पूछा गया है, किसमें Na2O में पूछा गया है किसका, Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताना कल मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है, आज की इस वीडियो के माध्यम से तो यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं है। कल मैं आपको इसका फॉर्मूला और इसकी मेथड में बता दूंगा। और अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियोस हैं, उसमें आप जाकर के सेकंड सेमेस्टर वाले में 2022 वाले सत्र का जो क्लास है उसको आप देख सकते हैं, यहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। तो Na+ का जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, 4 जो है कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, इन NaCl Cl माइनस आयन ऑक्यूपाई स्पेस इन द फैशन। ठीक है, NaCl में Cl माइनस जो आयन है वो ऑक्यूपाई स्पेस करेगा किसमें, फैशन में। FCC, BCC या बोथ या नन ऑफ दीज। तो इनमें जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, फेस क्यूबिक सेंटर्ड आपका सही आंसर होगा। NaCl में फेस क्यूबिक सेंट्रल आपका सेंटर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए जो कि पूछा गया, हाउ मनी काइंड्स ऑफ स्पेस लैटिक आर पॉसिबल इन ए क्रिस्टल। हाउ मनी, कितने प्रकार के स्पेस लैटिक पॉसिबल हैं एक क्रिस्टल में, कितने प्रकार के स्पेस लैटिक पॉसिबल हैं, 23, 7, 230 या 14 यानी 14। तो इनमें से पॉसिबल कितने हैं, पॉसिबल 14, 14 इनमें से 14 स्पेस लैटिक पॉसिबल हैं एक क्रिस्टल में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस बार पूछा जाना है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। पूछा जाएगा आपसे कि कितने प्रकार के स्पेस लैटिक पॉसिबल हैं एक क्रिस्टल में, तो आप बताएंगे 14 प्रकार। ओके, अगला प्रश्न है, पोटेशियम क्रिस्टलाइज विथ ए, पोटेशियम क्रिस्टलाइज विथ ए FCC BCC यानी फेस सेंटर्ड या फिर बॉडी सेंटर्ड के लिए, या सिंपल क्यूबिक या फिर आर्थोम्बिक के लिए। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है, पोटेशियम क्रिस्टलाइजेस विथ ए, माफ करिएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ओके, BCC के लिए पोटेशियम क्रिस्टलाइजेस विथ ए BCC। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, द सिंबल ऑफ रेट्रोसिंथेसिस एरो। रेट्रोसिंथेसिस एरो का जो सिंबल है वो कैसा होता है। तो रेट्रोसिंथेसिस एरो का जो सिंबल होता है वो ठीक इस प्रकार से होता है, ध्यान रखेंगे किस प्रकार से, इस प्रकार से होता है। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए नंबर वाला एरो, ये नॉर्मल जो रिएक्शन में यूज करते हैं ये एरो नहीं यूज होता है, और ना ही डबल साइडेड, ये सिंगल साइडेड और डबल लाइनिंग से जो एरो बनता है, ठीक है, इस प्रकार वाला ये जो है एक प्रकार का रेट्रोसिंथेसिस एरो का सिंबल होता है, जो कि पूछा जा चुका है। DD यूनिवर्सिटी में इस बार पूछा गया था, और 2 यूनिवर्सिटी और हैं जो इस क्वेश्चन को पूछ चुकी हैं, इसलिए रेट्रोसिंथेसिस एरो का जो सिंबल है इसको याद रखिएगा, रामबाण, सीधा सीधा आपको याद रखना, रामबाण की तरह ये होता है। ओके, बी नंबर आपका सही आंसर होता। अगला प्रश्न है, इरेजेंट क्राइंग आउट द फंक्शन ऑफ साइथॉन इज कॉल्ड। तो इरेजेंट जो क्राइंग आउट फंक्शन ऑफ सिंथेसिस वो क्या कहलाते हैं, सिंथेटिक इक्विवेलेंट कहलाते हैं, सिंथेटिक इक्विवेलेंट कहलाते हैं। आपका बी नंबर आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इनमें से कौन सा कंपाउंड कंटेन करता है बोथ यानी साथ में हाइड्रॉक्सिल और एमाइड फंक्शनल ग्रुप। अपने स्ट्रक्चर में कौन सा कंपाउंड अपने स्ट्रक्चर में साथ ही साथ हाइड्रॉक्सिल और एमाइड फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करता है। क्या वो एस्पिरिन है या पैरासीटामोल है या फिर ऑल ऑफ एबव है। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी बात हो हाइड्रॉक्सिल और एमाइड फंक्शनल ग्रुप की,
तो पैरासीटामॉल आप टिक करेंगे। पैरासीटामॉल हाइड्रॉक्सिल और एमाइड फंक्शनल ग्रुप दोनों को एक साथ कंटेन करता है अपने स्ट्रक्चर में। अगला प्रश्न है द केमिकल क्लास ऑफ एस्पिरिन इज। केमिकल क्लास, एस्पिरिन की केमिकल क्लास है तो ये है सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव। द केमिकल क्लास ऑफ एस्पिरिन इज सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, सही जवाब हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फा ड्रग आर द डेरिवेटिव ऑफ। सल्फा ड्रग डेरिवेटिव है, ऑप्शन ए दिया गया है सल्फा एनिलेमाइड या पेनिसिलिन या फिर क्यूनोन का या सल्फा पायरिडीन का। तो सल्फा ड्रग आर डेरिवेटिव ऑफ, सल्फा ड्रग जो है वो किसके डेरिवेटिव हैं, जल्दी से सभी लोग बताइए। तो सल्फा ड्रग जो हैं वो डेरिवेटिव हैं सल्फा एनिल एमाइड का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पैरासीटामॉल इज़ यूज है। पैरासीटामॉल किसके लिए यूज़ किया जाता है, किसके रूप में। पैरासीटामॉल इज़ यूज है एंटीबायोटिक के रूप में या फिर एनाल्जेसिक के रूप में या एंटीपायरेटिक के रूप में। तो ध्यान रखेंगे पैरासीटामॉल का जो यूज़ किया जाता है वो एंटीपायरेटिक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, एंटीपायरेटिक के रूप में पैरासीटामॉल का यूज किया जाता है। पैरासीटामॉल इज़ यूज एज एंटीपायरेटिक एजेंट। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू केमिकल इंटेंसिटी एज ए पोटेंशियल थेरेपिक एजेंट नोन एज ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डेवलपमेंट या बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू केमिकल इंटेंसिटी यानी कि पहचान किसी भी न्यू केमिकल इंटेंसिटी की जो पोटेंशियल थेरेप्टिक एजेंट जो है वो किसके रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है ड्रग डिस्कवरी के रूप में। किसके रूप में, ड्रग डिस्कवरी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हु इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। आप करिएगा हु इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। मॉडर्न मेडिसिन के जनक कौन हैं, खोजकर्ता कौन हैं। तो मॉडर्न जो मेडिसिन है वो उनके खोजकर्ता हैं हिप्पोक्रेटस। ठीक है, कौन है, हिप्पोक्रेटस। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चरक नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन के जो खोजकर्ता हैं हिप्पोक्रेटस हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है व्हिच प्यूरिन आर फाउंड इन डीएनए। इनमें से कौन सी प्यूरिन डीएनए में पाई जाती है। ऑप्शन आपका दिया गया है, ए नंबर है गुआनिन एंड एडानिन, ऑप्शन नंबर बी है एडानिन एंड साइटोसिन, ऑप्शन सी दिया गया यूरेसिल एंड गुआनिन, ऑप्शन नंबर डी है गुआनिन एंड थायमिन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्यूरिन जो है वो प्राप्त होता है, किसमें, डीएनए में पाया जाता है। तो गुआनिन और एडानिन ये डीएनए में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है डीएनए मॉलिक्यूल इज फॉर्मेड बाय। डीएनए मॉलिक्यूल प्राप्त होता है पेंटोज शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड प्लस प्रिमिडीन, या ऑप्शन बी है पेंटोज शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड प्लस प्रिमिडीन और प्यूरिन, या फिर सी आंसर है पेंटोज शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड प्लस प्यूरिन, या हेक्सोज शुगर और फास्फोरिक एसिड प्लस प्यूरिन। तो अब डीएनए मॉलिक्यूल किस प्रकार से फॉर्मेट होता है, तो ये हमें प्राप्त होता है पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड और प्यूरिन। ये जब हम तीन का कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डीएनए मिलता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डीएनए में कौन सी प्यूरिन पाई जाती है, तो ध्यान रखेंगे गुआनिन और एडानिन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज प्रोडक्ट बाय। डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, यानी डबल हेलिक्स
स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज प्रोडक्ट बाय वाटसन एंड क्रिक मॉडल। या आपसे क्वेश्चन पूछ ले वाटसन और क्रिक मॉडल ने डीएनए का कौन सा स्ट्रक्चर दिया था, डबल हेलिक्स दिया था या फिर अदर स्ट्रक्चर। तो ध्यान रखेंगे डबल हेलिक्स मॉडल दिया था किसने, वाटसन और क्रिक ने, किसके, डीएनए का। ओके, यहाँ पर आपका बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए जनरली फाउंड इन, डीएनए जो है वो जनरली किस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस में, या न्यूक्लियस या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, नन ऑफ दिस। तो डीएनए जनरली किस में पाया जाता है, डीएनए जनरली फाउंड किया जाता है जो माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। डीएनए जनरली फाउंड इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। अगला प्रश्न है जेनेटिक कोड वाज डिस्कवर्ड बाय, जेनेटिक कोड किसके द्वारा खोजा गया था, जेनेटिक कोड के खोजकर्ता कौन थे। तो जेनेटिक कोड जो डिस्कवर किया गया था वो डब्ल्यू नार्बर्ग एंड मेथाई के द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, डब्ल्यू नार्बर्ग। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है विच बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थायमिन, विच बेस यानी कौन सा बेस प्रेजेंट है आरएनए में किसकी जगह पर, थायमिन की जगह पर, यूरेसिल, एडानिन, गुआनिन या साइटोसिन। तो इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूरेसिल, यूरेसिल, यूरेसिल आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, यूरेसिल प्रेजेंट है किसमें, आरएनए में, किसकी जगह पर, थायमिन की जगह पर। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है जो कि पूछा गया है हु वाज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज फॉर आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, किसको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया आर्टिफिशियल सिंथेसिस डीएनए और आरएनए के लिए, डीएनए और आरएनए के आर्टिफिशियल सिंथेसिस के लिए किसको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। पहला दिया गया है कॉर्नबर्ग और ओकावा को, या हरि गोविंद खुराना को, या नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखिएगा कि सम्मानित किया गया था किसको, कॉर्नबर्ग और ओकावा को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। कॉर्नबर्ग और ओकावा को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था किसके लिए किया गया था, डीएनए और आरएनए के आर्टिफिशियल सिंथेसिस के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉर्नबर्ग और ओकावा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ, न्यूक्लिक एसिड जो है वो पॉलीमर है किसका, गुआनिन का, या न्यूक्लियोटाइड का, या न्यूक्लियोसाइड का, या न्यूक्लियो प्रोटीन्स का। तो न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ, न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड। ओके, आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है विच एंजाइम हेल्प इन ट्रांसक्रिप्शन, कौन सा एंजाइम जो है वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में सहायता करता है, आरएनए पॉलीमरेज या डेस्टेज, डीएनए पॉलीमरेज, या नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सी एंजाइम पूछी गई है, फिर से एंजाइम हेल्प इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एंजाइम। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का जो है, आरएनए पॉलीमरेज की सहायता यानी एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन में, एंजाइम विच एंजाइम हेल्प इन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में आरएनए पॉलीमराइज का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आरएनए पॉलीमरेज द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अगला प्रश्न है लैंग्वेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड चेंज इन लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन इन, लैंग्वेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की भाषा चेंज हो जाती है प्रोटीन के सापेक्ष में, ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन या फिर रिप्लिकेशन या फिर म्यूटेशन। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में जो न्यूक्लिक एसिड का लैंग्वेज है वो चेंज हो जाता है किसके सापेक्ष में, प्रोटीन के सापेक्ष में। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर लैंग्वेज देखिए समझने की बात है, देखिए यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड चेंज, लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन इन, तो ट्रांसलेशन ही करेंगे तभी तो चेंज होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए, ट्रांसलेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है
जो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है ग्लोबुलर प्रोटीन का, ग्लोबुलर प्रोटीन का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। पहला है मायोसिन, दूसरा है कैरेटिन, ऑप्शन डी दिया गया है हीमोग्लोबिन, माफ करिएगा हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, हीमोग्लोबिन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। आंसर नंबर बी, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है पूछा गया है कि अल्फा एमिनो एसिड बिहेव एज क्रिस्टलाइन कॉइन, अल्फा एमिनो एसिड बिहेव एज क्रिस्टलाइन कॉइन सॉलिड एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, अल्फा एमिनो एसिड जो है वो क्रिस्टलाइन कॉइन सॉलिड की तरह बिहेव करता है और इसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, उपस्थित होता है। ये किसके कारण होता है, क्या इसके पास NH2 ग्रुप उपस्थित होता है इसके कारण, या फिर COOH ग्रुप है इसके कारण, या बोथ NH2 और COOH ग्रुप उपस्थित है इसके कारण, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। देखिए, जो अल्फ़ा एमिनो एसिड जो है वो बिहेव करता है क्रिस्टलाइन कॉइन सॉलिड और इसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट उपस्थित होता है, ये किसके कारण होता है, ये ज्यूटर आयन के कारण होता है, प्रेजेंस ऑफ ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन की उपस्थिति में अल्फा एमिनो एसिड जो कि बिहेव करता है क्रिस्टलाइन कॉइन सॉलिड के रूप में और इसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। ठीक है, तो ये ज्यूटर आयन की उपस्थिति में होता है, ज्यूटर आयन के उपस्थिति के कारण, प्रेजेंस के कारण होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में कोई ज्यूटर आयन दिया नहीं है, इसीलिए आप ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे, नन ऑफ दीज। ओके, अगला प्रश्न देखिए, द मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ प्रोटीन इज, द मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ प्रोटीन इज आइदर लिंकेज या ईथर लिंकेज या एस्टर लिंकेज या फिर पेप्टाइड लिंकेज या ऑफ एबव। तो मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ प्रोटीन, जो मेन स्ट्रक्चरल फीचर है प्रोटीन का वो किसके द्वारा लिंक होता है, क्या वो ईथर लिंकेज के द्वारा या फिर एस्टर लिंकेज के द्वारा या फिर पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा। जो प्रोटीन है तो ध्यान रखेंगे प्रोटीन के सफिक्स में पेप्टाइड लिंकेज के पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। द मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ प्रोटीन इज पेप्टाइड लिंकेज। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ध्यान रखेंगे, एंजाइम आर, एंजाइम क्या है, एक प्रकार की फैटी एसिड है या विटामिन है या प्रोटीन है या नन ऑफ दीज है। तो एंजाइम जो है एक प्रकार की प्रोटीन्स है, क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन्स। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न जो कि पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटीन, इनमें से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है, ऊल, नेल, हेयर या DNA, इनमें से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा, DNA जो है ये प्रोटीन नहीं है। बाकी नेल, हेयर और ऊल इन सब में क्या प्रोटीन पाई जाती है, ध्यान रखेंगे इनमें क्या प्रोटीन पाई जाती है और DNA में नहीं पाई जाती है। आंसर नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एंजाइम बिलोंग टू विच क्लास ऑफ कंपाउंड, एंजाइम जो है वो बिलोंग करता है किस टाइप की कंपाउंड की तरह ये बिलोंग करता है, पॉली सैकेराइड के रूप में या पॉलीपेप्टाइड के रूप में या फिर सी नंबर दिया गया है नाइट्रोहेक्ट्रोसाइकिल्स के कंपाउंड के रूप में या हाइड्रोकार्बन्स के रूप में। तो एंजाइम जो है वो बिलोंग करता है किस प्रकार के कंपाउंड के रूप में, तो ये किसके रूप में बिलोंग करता है दोस्तों, ये पॉलीपेप्टाइड के रूप में बिलोंग करता है। ठीक है, एंजाइम बिलोंग टू पॉलीपेप्टाइड क्लास ऑफ कंपाउंड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। ठीक है, एक बार मैं पुनः बताने का प्रयास करूँगा कि एंजाइम, अगर आपसे पूछा जाए कि एंजाइम बताइए, एंजाइम जो है किस प्रकार के कंपाउंड की तरह बिहेव करता है यानी कि बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये आप बताएंगे कि पॉलीपेप्टाइड की तरह ये बिहेव करता है एंजाइम। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, द हेलिक्स स्ट्रक्चर हेलिकल माफ करिएगा, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इज स्टेबलाइज बाई, जो प्रोटीन का हेलिकल स्ट्रक्चर है वो किसके द्वारा स्टेबलाइज किया गया था, पेप्टाइड बॉन्ड या डाईपेप्टाइड्स बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड या वैन डर वाल्स फोर्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा
वो आपका हो जाएगा सी नंबर, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड आपका सही आंसर है। द हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इज सप्लाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आपका नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए जो कि पूछा गया था, फंक्शन ऑफ एंजाइम इन द लिविंग सिस्टम इज टू, द फंक्शन ऑफ एंजाइम इन लिविंग सिस्टम इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, प्रोवाइड इम्यूनिटी, या कैटेसिस बायो केमिकल रिएक्शन, या प्रोवाइड एनर्जी। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है सी नंबर हो जाएगा, जो कि जो मेन फंक्शन है, द फंक्शन ऑफ एंजाइम जो लिविंग सिस्टम के लिए प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है कैटालिस्ट बायोकेमिकल रिएक्शंस के रूप में, कैटालिस्ट बायोकेमिकल रिएक्शंस के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि पूछा गया है आपसे कि ब्लड शुगर इज, इनमें से ब्लड शुगर है, ब्लड शुगर इनमें से कौन सा है, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज या फिर माल्टोज। तो ब्लड शुगर के रूप में किसको जाना जाता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज को ब्लड शुगर के रूप में जाना जाता है, और ग्लूकोज जो है वो मानव और जानवरों के मूत्र में भी पाया जाता है। तो ब्लड शुगर इज ए ग्लूकोज, ध्यान रखेंगे सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज नॉन रेड्यूसिंग शुगर, इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है वो नॉन रेड्यूसिंग शुगर नहीं है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या माल्टोज, कौन सा नॉन जो है रेड्यूसिंग शुगर नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे सुक्रोज, सुक्रोज जो है ये नॉन रेड्यूसिंग शुगर है, ये रेड्यूसिंग शुगर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है विच डाइसैकेराइड, चलिए डाइसैकेराइड बताइए इनमें से कौन सा डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज या सेलुलोज। डाइसैकेराइड आपको बताना है इनमें से कौन सा है। ठीक है, डाइसैकेराइड, चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। दोस्तों मैंने कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन आप लोग को पढ़ाया है, और क्लासिफिकेशन में मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटन के आधार पर 3 भाग में विभाजित किया था। कौन कौन सा था, पहला आपका कौन सा था, सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए। मोनोसैकेराइड, दूसरा ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, 3 भाग में हमने इसको विभाजित किया था। तो जो ओलिगोसैकेराइड हैं, देखिए मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज आ जाता है, ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत आपके डाइसैकेराइड आते हैं जिनमें सुक्रोज शामिल होता है आपका। तो यहाँ पर डाइसैकेराइड पूछा गया है, तो सुक्रोज, माल्टोज, ठीक है, इनका जो जर्नल फार्मूला होता है वो क्या होता है, C12H22O11 होता है। ठीक है, डाइसैकेराइड का जो जनरल फार्मूला है ध्यान रखेंगे C12H22 और O11 होता है। माल्टोज का भी यही है, अगर सुक्रोज होता ऑप्शन में तो सुक्रोज का भी यही होता। पूछा गया आपसे डाइसैकेराइड, तो डाइसैकेराइड का क्या हो जाएगा, माल्टोज। माल्टोज एक प्रकार का डाइसैकेराइड है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये क्या है, मोनोसैकेराइड है। सेलुलोज क्या हो जाएगा, सेलुलोज, स्टार्च, ये सब आपके पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है द हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज प्रोड्यूस, यानी कि लैक्टोज का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएं, जल गठन कराएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त होगा बताइए। तो दोस्तों जब हम लैक्टोज का जल अपघटन कराएंगे, लैक्टोज का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, C12H22O11 होता है। ठीक है, अब इसका जल अपघटन यानी प्लस H2O के साथ इसका जल अपघटन करा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा, आप सबको पता है कि जब हम लैक्टोज का जल अपघटन कराएंगे तो ये जो है एक प्रकार का क्या कंटेन करता है, ये CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करता है। कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करता है। तो एल्डिहाइड ग्रुप जब कंटेन करेगा, ठीक है, तो माफ करेगा, लैक्टोज जो है वो कीटो ग्रुप कंटेन करेगा, क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड जनरली कीटो ग्रुप कंटेन करेंगे, जिनमें आपका जो आ जाता है, कौन सा आ जाता है, माफ़ करिएगा, फ्रक्टोज आ जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे भी हो गई थी, माफ़ करिएगा दोस्तों। जब हम लैक्टोज का, माफ़ करिएगा, एक बार मैं पुनः बताने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए जब लैक्टोज का हम जल अपघटन कराएंगे, लैक्टोज जो कि किसके अंतर्गत आता है,
ये आता है आपका डाइसेकेराइड के अंतर्गत, जो कि पॉली ओलिगोसेकेराइड है, ठीक है, जिसमें इसका जनरल फार्मूला होता है C12H22 और O11 होता है। इसका जल अपघटन H2O के साथ करवाएंगे, तो जब H2O के साथ इसका जल अपघटन कराएंगे तो हमें ग्लूकोज मिलेगा, और ग्लूकोज जो है वो जनरली एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करता है। तो इसमें हमें 2 अणु प्राप्त होंगे, एक तो ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिलेगा और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लैक्टोज मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों का फार्मूला सेम है, लेकिन इसमें क्या होगा कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलेगा एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, ओके, ध्यान रखेंगे। डी नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस टॉलरेंट एजेंट, इनमें से कौन सा टॉलरेंट एजेंट रिड्यूस करता है। आपका ऑप्शन दिया गया है कैन शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च या सेलुलोज। तो सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, फटाफट से सभी का आंसर आना चाहिए कि इनमें से कौन सा टॉलरेंट एजेंट कंटेन करता है। सभी मित्रों का आंसर आना चाहिए, ओके। तो मुझे आशा है आप सब जवाब जरूर देंगे, क्योंकि मैं इस चैप्टर को पढ़ा चुका हूँ ग्लूकोज को, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भैया आपका बी नंबर ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो टॉलरेंट एजेंट रिड्यूस करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैं बता भी चुका हूँ। अगला प्रश्न है माल्टोस इज मेड अब आप, माल्टोस बने होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज से, अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज, या ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से, या फ्रक्टोज ओनली। तो इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर माल्टोज बनते हैं। माल्टोज जो है ग्लूकोज के 2 अणु मिल करके माल्टोज बनाते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा माल्टोज का, ओके। यहाँ पर फ्रक्टोज और ग्लूकोज नहीं होगा, आंसर ए यहाँ पर आपका सही है, अल्फा डी ग्लूकोज। अगला प्रश्न है द कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट ऑफ सुक्रोज, कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज की जो कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट है वो क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया लैक्टोज एंड ग्लूकोज, ऑप्शन बी है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ऑप्शन सी है ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज, और सी दिया गया ग्लूकोज एंड माल्टोज। तो ध्यान रखेंगे सुक्रोज का पूछा गया है दोस्तों, तो सुक्रोज का क्या हो जाएगा यहाँ पर, सुक्रोज का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज सुक्रोज का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है C12H22O11 होता है। और जब इसका हम क्या कराएंगे, जब इसका जल अपघटन करा देंगे तो हमें मिल जाएगा C6H12O6 मिल जाएगा, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज मिल जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म, ग्लूकोज जो है रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होता है, मोनोएसिटेट प्राप्त होता है, टेट्राएसिटेट या पेंटाएसिटेट या हेक्साएसिटेट। तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, हमें प्राप्त होता है पेंटाएसिटेट। जब ग्लूकोज रिएक्ट करता है एसिटिक एनहाइड्राइड के रूप में तो हमें पेंटाएसिटेट प्राप्त होता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है द लेटर डी इन कार्बोहाइड्रेट सिग्निफिकेंस, जो कैपिटल लेटर डी है वो कार्बोहाइड्रेट में क्या इंडिकेट करता है, क्या सिग्निफिकेंस करता है। तो ऑप्शन दिया गया है डेक्स्ट्रोरोटरी या मोड ऑफ सिंथेसिस या इट्स कॉन्फ़िगरेशन या इट्स डायमैग्नेटिक नेचर। तो दोस्तों जो लेटर डी है, जैसे डी अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज है ना, डी प्लस ग्लूकोज या डी प्लस फ्रक्टोज लिखा रहता है ना, तो आप समझते हो डी क्या है, ये डी कार्बोहाइड्रेट में क्या सिग्निफिकेंस करता है या क्या इंडिकेट करता है। तो ये इंडिकेटेड करता है, क्या इंडिकेट करता है, इट्स कॉन्फ़िगरेशन, इसके कॉन्फ़िगरेशन को इंडिकेट करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ओके। अगला प्रश्न है बीटा डी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज फाउंड इन, बीटा डी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज फॉर्मेड इन लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टोज। लैक्टोज में अल्फ़ा डी ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है, अल्फ़ा डी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज फाउंड इन लैक्टोज, ओके। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है माल्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव,
माल्टोज का अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं यानी जल अपघटन करवाते हैं, माल्टोज का जो फॉर्मूला है वो पता है C12H22O11 होता है, प्लस हम H2O इसके साथ जल अपघटन करा रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो माल्टोज का जब जल अपघटन कराएंगे तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज हमें प्राप्त होगा, या अल्फ़ा एंड बीटा डी ग्लूकोज प्राप्त होगा, या ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, या फ्रक्टोज ओनली। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जब हम माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें अल्फ़ा डी ग्लूकोज प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? अल्फ़ा डी ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया, फ्रक्टोज हैज़, फ्रक्टोज के पास में बेटर टास्क होता है, स्वीट टास्क होता है, या ये टेस्टलेस होता है, या नथिंग सर्टन। दोस्तों फ्रक्टोज जो है वो क्या होता है? स्वीट टास्क इसके पास होता है, ये मीठे होते हैं। ओके, बी नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न है, व्हेन द हेमी एसिटल रिएक्ट विथ एल्कोहल द प्रोडक्ट इज। तो जब हेमी एसिटल रिएक्ट करता है एल्कोहल के साथ तो हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होता है? हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों? हमें प्राप्त होता है डाई हेनी एसिटल। क्या प्राप्त होता है? डाई हेनी एसिटल प्राप्त होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनिलो पेक्टिन इज ए पॉलीमर ऑफ। तो ये किसका पॉलीमर है? एनिलो पेक्टिन किसका पॉलीमर है? अल्फा बीटा डी ग्लूकोज का, या अल्फ़ा डी ग्लूकोज, या फिर बीटा डी फ्रक्टोज, या अल्फ़ा डी फ्रक्टोज। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अल्फ़ा डी ग्लूकोज। एनिलोपेक्टिन इज द पॉलीमर ऑफ अल्फ़ा डी ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि पूछा गया है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आर आइसोमर ऑफ ईच अदर, या होमोजीनियस ऑफ ईच अदर, या एनोमर ऑफ ईच अदर, या एंटेनोमर्स ऑफ ईच अदर। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो हैं वो क्या हैं आपको बताना है। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर आइसोमर ऑफ ईच अदर। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो हैं ये दोनों आइसोमर हैं एक दूसरे के। ओके, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला प्रश्न जो दिया गया है वो पूछा गया है कि इनर्ट शुगर है, ये जो इनर्ट शुगर है वो क्या है? तो इनर्ट शुगर जो है वो है मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ओके, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। इनर्ट शुगर इज मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज इस क्लास के अंतर्गत लगभग 100+ क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिया, जो कि आपका कंप्लीट मॉडल पेपर था। हर यूनिट के मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इस सीरीज़ में, इस मॉडल पेपर में चूज किया था। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे जो मैं आज आपको बताया हूँ, ठीक इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास यानी कि कल की क्लास में जो मैं क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा ऑब्जेक्टिव मोड में, वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। इस क्वेश्चंस की सीरीज़ को यानी इस मॉडल पेपर को कम्प्लीटली आप 2 से 3 बार रिपीट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि लगभग 40 से 50 प्रश्न, मैं कह सकता हूँ 40 से 50 प्रश्न, 75 में से 40 से 50 प्रश्न यहीं से इसी वीडियो से आपको मिलेंगे। इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से इसके PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं और पुनः एक बार रिवीजन कर सकते हैं। कम से कम 2 बार इस वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, पूरा क्वेश्चंस आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ओके, और सभी लोग को वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करने का प्रयास करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए। ओके, आपकी क्लास नियमित संचालित की जाएगी। मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ऑब्जेक्टिव की क्लास आपको दी जाएगी। कल आपको जूलॉजी और बॉटनी के साथ ही साथ केमिस्ट्री की एक नई क्लास जो मॉडल पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दी जाएगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।